नमस्कार। आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के उन पुराने आर्काइव्स यानी दस्तावेजों के तहखाने में उतरने वाले हैं जहां भारत के सबसे अधिक ध्रुवीकरण करने वाले ऐतिहासिक व्यक्तित्वों में से एक वीडी सावरकर के जीवन से जुड़े पन्ने मौजूद हैं। अब देखिए, एक इतिहासकार के तौर पर जब हम इन दस्तावेजों की जांच करते हैं तो हमारा मकसद किसी राजनीतिक पक्ष को चुनना बिल्कुल नहीं होता। हमारा काम है तथ्यों को उनके एकदम मूल रूप में देखना। तो चलिए आज की राजनीति का चश्मा उतारते हैं और सीधे मूल दस्तावेजों के आधार पर इस बेहद जटिल विषय की परतें खोलते हैं। नायक या खलनायक? सच कहूं तो वीडी सावरकर का नाम सुनते ही ये सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है। आज के समय में शायद ही कोई और ऐसा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो जिस पर इतनी तीखी और जज्बाती बहस होती हो। कोई उन्हें एक महान वीर कहकर पूछता है तो कोई माफी वीर कहकर उनका अपमान करता है। लेकिन आइए आज हम इस शोर शराबे से थोड़ा पीछे हटते हैं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्राइमरी आर्काइवल एविडेंस यानी प्राथमिक ऐतिहासिक दस्तावेजों पर लगाते हैं ताकि समझ सकें कि आखिर इन विवादों की असली जड़ क्या है। आज की इस जांच में हमारे सामने मुख्य रूप से 4 सबूत हैं। पहला, काला पानी की याचिकाएं। दूसरा, उनकी वैचारिक पुस्तक। तीसरा, कोर्ट के दस्तावेज। और चौथा, ब्रिटिश सरकार का वित्तीय लेजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एग्जिबिट ए से, जेल के रिकॉर्ड्स और काला पानी की याचिकाएं। अब देखिए, 1911 से 1921 के बीच सेलुलर जेल से जो याचिकाएं लिखी गईं, उन्हें लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है। दिलचस्प बात यह है कि एक ही दस्तावेज को 2 बिल्कुल अलग अलग नजरियों से पढ़ा जाता है। एक तरफ आलोचक हैं जिनका मानना है कि ये याचिकाएं पूरी तरह से आत्मसमर्पण थीं, डर का परिणाम थी, जहां उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों का नजरिया एकदम अलग है। वो इसे शिवाजी महाराज की कूटनीति के रूप में देखते हैं। समर्थकों के लिए ये अंग्रेजों को धोखा देकर जेल से बाहर आने और अपनी आजादी की लड़ाई फिर से शुरू करने की एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। इन दोनों ही पक्षों के दावों को समझने के लिए खुद सावरकर के शब्दों को पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा था, मैं जेल की सलाखों के पीछे बेकार नहीं बैठना चाहता, मुझे बाहर काम करना है। ये प्राइमरी सोर्स उस समय की उनकी मानसिकता की एक बहुत ही स्पष्ट झलक देता है। एक इतिहासकार के नजरिए से जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि उनका मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह उस भयंकर एकांत कारावास से बाहर आना था ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सकें। अब आगे बढ़ते हैं एग्जिबिट बी की ओर, उनकी वैचारिक पुस्तक और हिंदुत्व की नींव। उन्होंने हिंदुत्व की जो सटीक परिभाषा दी थी वो उनके ही शब्दों में कुछ इस तरह थी, भारत असल में उनका है जिनकी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों यहीं स्थित हैं। यानी सरल शब्दों में कहें तो जिनके पूर्वज इस भूमि से हैं और जिनका धर्म भी इसी भूमि पर उत्पन्न हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि ये बिना किसी मिलावट के सीधे उनके मूल विचारों को हमारे सामने रखता है। और यही वो विचार है जिसने इतिहास में एक बहुत गहरी वैचारिक लकीर खींच दी। समर्थक मानते हैं कि भारत को भविष्य में दोबारा गुलाम होने से बचाने के लिए हिंदुओं को एकजुट करने वाली एक मजबूत विचारधारा की सख्त जरूरत थी। वहीं आलोचकों का तर्क इसके बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि इसी विचार ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को पराया कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीज बोए। सोचिए, दस्तावेज एक ही है लेकिन इतिहास में उसकी विरासत पूरी तरह से बटी हुई है। चलिए अब अदालत के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं एग्जिबिट सी, गांधी हत्या का अदालती मामला। ये पूरा कानूनी मामला बेहद पेचीदा है। 1948 में न्यायपालिका ने सावरकर को सबूतों के अभाव में ससम्मान बरी कर दिया था। कानूनी रूप से वो पूरी तरह निर्दोष साबित हुए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद कपूर कमीशन ने अपनी जांच में कुछ ऐसे संकेत और संदेह जताए जिन्होंने इस ऐतिहासिक बहस को फिर से हवा दे दी कि क्या सावरकर को वाकई नाथूराम गोडसे के इरादों की पहले से भनक थी। तो यहाँ हमारे पास एक तरफ स्पष्ट कानूनी बरी होना है और दूसरी तरफ गहरे ऐतिहासिक संदेह। ये दोनों ही विरोधाभास एक साथ मौजूद हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सबूत एग्जिबिट डी पर, ब्रिटिश सरकार का वो वित्तीय खाता या लेजर। 60 रुपये, जी हाँ, सिर्फ 60 रुपये। ये वो पेंशन थी जो उन्हें ब्रिटिश सरकार से मिला करती थी। आज के आलोचक अक्सर इस आंकड़े को उछालते हैं और इसे अंग्रेजों की चाकरी या उनकी वफादारी का इनाम बताते हैं। और सच कहूं तो अगर आप बिना किसी ऐतिहासिक बैकग्राउंड के सिर्फ इस संख्या को देखेंगे तो ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला लग सकता है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक आर्काइवल इतिहासकार का असली काम शुरू होता है, चीजों को उनके सही संदर्भ में देखना।
गिरफ्तारी के समय सावरकर की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। उस दौर के कठोर ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों के तहत जिन राजनीतिक कैदियों की संपत्ति जब्त होती थी, उन्हें या उनके परिवारों को एक मानक जीवन निर्वाह भत्ता यानी स्टैंडर्ड मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता था। तो यह अंग्रेजों के प्रति वफादारी का कोई अनोखा इनाम नहीं था, बल्कि संपत्ति जब्ती के बाद का एक स्थापित कानूनी प्रावधान था जो उस समय के अन्य कैदियों पर भी लागू होता था। संदर्भ समझने से पूरी तस्वीर कैसे बदल जाती है ना? तो अंतिम फैसला क्या है? सारे दस्तावेजों को अब एक साथ रख कर देखने का समय आ गया है। वीडी सावरकर का जीवन कोई सीधी रेखा नहीं था, वो बेहद बहुआयामी था। उन्हें आप सिर्फ एक शब्द या एक लेबल में नहीं बांध सकते। वो एक कट्टर क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। एक मुखर समाज सुधारक थे जिन्होंने जातिवाद और छुआछूत का कड़ा विरोध किया। और साथ ही एक ऐसे इंसान थे जिनकी विचारधारा ने आज तक इतिहास को दो हिस्सों में बांट रखा है। इतिहास कभी भी पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है ना, इसमें हमेशा ग्रे के कई शेड्स होते हैं। और इसीलिए आज की इस ऐतिहासिक जांच के अंत में वही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, रणनीति या माफी। प्राथमिक दस्तावेज आपके सामने हैं, दोनों पक्षों के तर्क भी आपके सामने हैं। अब ये आपको सोचना है कि क्या वो परिस्थितियों के हिसाब से लिए गए कूटनीतिक फैसले थे या वाकई एक आत्मसमर्पण था। इन पुराने दस्तावेजों का अध्ययन हमें इतिहास की जटिलताओं को गहराई से समझने का मौका देता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को पलटते रहिए।